कि देखिए कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून है ना उसके लिए, सजा वो देंगे। आप कहां तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तालिबान को गालियां देते हो आप, और आपकी पुलिस खुद यहां पर तालिबानों वाला काम कर रही है। भाई सड़क के बीच में चौराहे पर आप ऐसे किसी को बांध कर आप डंडे से पिटाई कर रहे हैं, तो आप खुद भी तालिबानी हुए ना फिर तो आप तालिबानों को गाली देना बंद करिए फिर आप। दूसरा, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वहां के एसपी साहब को किसी पत्रकार ने पूछा कॉल करके कि भाई ऐसा ऐसा आपके यहां पर हुआ है, तो वो एसपी साहब कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे यहां पर। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है ना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों के नजदीक तक ले जाने की कोशिश करते हैं और कुछ वो डिटेल हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे मीडिया से नहीं मिलती हैं। गुजरात में अहमदाबाद से तकरीबन 37 किलोमीटर दूरी पर खेड़ा एक जिला है। वहां के एक गांव में, उंधेला गांव का नाम है, वहां पर 4 मुसलमान लड़कों की पिटाई हुई पब्लिक के सामने। और पब्लिक वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रही थी और उनका गुनाह ये बताया जाता है कि वो जो फेस्टिवल सीजन में गरबा प्रोसेशन था उस पर उन्होंने पथराव किया था। ये एक ऐसा वाकया है जिसमें पुलिस के बड़े अफसरान भी कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पा रहे। और इसके सिलसिले में एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से, ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से बाकायदा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये बगैर अदालत के, बगैर किसी फैसले के, किसी प्रोसीजर से गुजरे हुए, कोई जांच पूरी हुए बगैर ये इस तरह से पनिशमेंट देना, सजा देना, ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है, गलत है। इसके अलावा भी अहमदाबाद में और दूसरी जगहों पर मुसलमानों के साथ क्या कुछ वाकयात अक्सर होते रहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, देश लाइव यूट्यूब चैनल के एडिटर सहल कुरैशी साहब, जो एक बहुत ही ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ही बेहतरीन करते हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। वो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं जो बहुत से लोग उस हद तक काम नहीं कर पाते हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये जी बताइए कि बहुत बहुत आप शुक्रिया। आप गुजरात में 25 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार में हैं। बिल्कुल। अब ये हालत हो गई कि पब्लिक में भीड़ के सामने मुसलमान लोगों की पिटाई हो रही है। आप इस वाकये को कैसे देखें? देखिए काज़मी साहब, जिस तरीके से सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा वो जो वीडियो दिखाया गया कि कुछ मुस्लिम लड़कों को किस तरीके से पोल से बांधा गया, हाथ से रख और पीछे से पुलिस वाले उनको मार रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये कि पुलिस वाले जब वो मुसलमान लड़कों को मार रहे थे, तो एक खास समुदाय के लोग, मैं साफ कहूँगा कि हिंदू समुदाय के कुछ युवा, बहुत सब लोग वहां पर इकट्ठा थे और वो बाकायदा तालियां बजा रहे थे। हम्म। और तो और कुछ हद तक आप आगे जाइए कि देखिए कोई कितना भी बड़ा गुनहगार हो, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून है ना उसके लिए, सजा वो देंगे। आप कहां तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तालिबान को गालियां देते हो आप, और आपकी पुलिस खुद यहां पर तालिबानों वाला काम कर रही है। भाई सड़क के बीच में चौराहे पर आप ऐसे किसी को बांध कर आप डंडे से पिटाई कर रहे हैं, तो आप खुद भी तालिबानी हुए ना फिर तो आप हम्म। तालिबानों को गाली देना बंद करिए फिर आप। हम्म। दूसरा, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, वहां के एसपी साहब को किसी पत्रकार ने पूछा कॉल करके कि भाई ऐसा ऐसा आपके यहां पर हुआ है, तो वो एसपी साहब कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे यहाँ पर। हम्म। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है ना, क्योंकि गुजरात के चुनाव सर पर है बिल्कुल। कुछ काम गुजरात की बीजेपी की सरकार ने किया ही नहीं है। इसीलिए एक बार फिर से ये तमाम चीजों को लेकर माहौल क्रिएट कर कर देश को एक बार फिर से, और खासकर गुजरात को एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की आग में झोंका जा रहा है। क्योंकि हम्म। आप देखिए पूरा एक रोड मैप उस तरीके से तैयार किया गया काज़मी साहब। जैसे गुजरात चुनाव करीब आने लगे तो सबसे पहले बिल्किस बानो के जो मुजरिमान थे, उनको माफी दे दी गई।
एक माहौल वहां क्रिएट किया गया। जो हिंदू समुदाय है उसको ये दिखाने की कोशिश की गई कि आपके साथ में मैं हिंदू सम्राट हूं, आप डरिए मत, आप कितना भी बड़ा गुनाह करेंगे मैं आपके साथ में खड़ा हूं। उसके बाद जिन लड़कों को ये पिटाई की गई, जिन नौजवानों को ये मारा गया यहां पर सड़क के बीच में, यहां पर आप सोचिए कि उन पर सिर्फ आरोप लगा था। कोर्ट में अभी तय नहीं हुआ है कि वो लोग पथराव में शामिल थे या नहीं थे, और पुलिस ने उनको इस तरीके से पिटाई कर दी, उनकी आरोप लगने पर ही पिटाई कर दी आपने। तीसरी बात, जो पुलिस ने ये तमाम चीजें दिखाई कि भाई ये पथराव में शामिल थे, वो पथराव हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। गोदी मीडिया को ये होना चाहिए कि भाई आप सवाल उठाओ, कानून है, पुलिस कैसे मार सकती है। जबकि गुजरात के गोदी मीडिया के जो चैनल है एंकर, वो बाकायदा ये एंकर ये बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से मेथी पाक एक वर्ड है गुजरात में, जो हलवा होता है मेथी पाक का, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि देखिए ये लोग पत्थर मार रहे थे, पुलिस इन्हें कैसे मेथी पाक चखा रही है, आप देखिए। ये एंकर का काम है, ये मीडिया का काम है। आपको सवाल उठाने चाहिए, देश में कानून है भाई, कानून के तहत काम होगा। लेकिन मीडिया को भी इस तरीके से पूरा अपने चुंगल में फंसा लिया गया है। हकीकत में ये हुआ था कि एक रात पहले, क्योंकि 12 वफात का जुलूस को लेकर भी तैयारियां मुसलमान कर रहा था, वहां पर मुसलमान भी जो है वो तमाम ये डीजे वगैरह तमाम चीजें कर रहे थे। ये जो गरबे का मामला था, उसके पहले उस गांव के सरपंच ने एक रैली निकाली थी रात को 11:30 बजे। उस रैली को परमिशन मिली थी नहीं मिली थी नहीं पता किसी को। वो रैली जब निकाली, डांडिया खेलने जा रहे थे लोग, उससे पहले ये रैली निकाली गई। मस्जिद के पास पहुंचकर जो जोर जोर से डीजे बजाया गया। ये हमेशा एक चलन देखा जा रहा है पिछले 4 साल के अंदर कि रैलियां यात्राएं निकलती है, मस्जिद और मजार के पास में कुछ हिंदू संगठन के गुंडे मैं कहूंगा, वो लोग वहां पर जानबूझ के उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, जानबूझ के जोर से चिल्लाते हैं। यही हुआ था वहां पर भी। जब मस्जिद के पास में पहुंचे, वहां पर उल्टे सीधे गाने बजाना शुरू हुआ, तो कुछ मुसलमानों ने आकर कहा कि भाई आप ये सब हुड़दंग यहाँ पर मस्जिद के सामने मत करिए आप। इतनी सी बात को लेकर दोनों तरफ से बहस हुई, झड़प हुई, उसके बाद भी पथराव हुआ। तो क्या पुलिस ने, जो लोगों ने झड़प की, क्या उनको पकड़ा? जिस सरपंच ने बिना परमिशन के रात 11:30 बजे डीजे बजाकर रैली निकाली, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई? तो ये तो पूरा माहौल एक सोची साजी रणनीति के तहत ये दिखाया जा रहा है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो मुसलमान आरोपी हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है और हिंदू बैठकर तालियां बजा रहा है। ये माहौल सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश में एक माहौल, एक प्लान पूरा तैयार किया जा रहा है काजमी साहब ये। तो ये इसका नतीजा देखिए, क्या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम करना, या बेगुनाहों के खिलाफ ऐसा जुल्म करना कि उनकी पिटाई भी की और पब्लिक से, भीड़ से माफी मांगने के लिए भी कहा गया, और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कुछ पुलिस अफसरों के नाम भी सामने आ गए हैं। वहां पर जो लोकल क्राइम ब्रांच है खेड़ा पुलिस स्टेशन की, उसके एक इंस्पेक्टर हैं एवी परमार, सब इंस्पेक्टर हैं डीबी कुमावर, इनके नाम आए जी, हैं। इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी आपको लगता है बीजेपी की हुकूमत में? देखिए, उम्मीद तो नहीं है। हालाँकि भले ही यहाँ के डीजीपी जो आशीष भाटिया साहब है, उन्होंने कहा है कि हाँ भई हम जाँच के, उन्होंने अहकामात जारी किए, बड़ी जाँच होगी इस मामले की। लेकिन देखिए काज़मी साहब, गुजरात में ये कोई नई बात नहीं है। गुजरात जो है आईपीएस लॉबी की वजह से काफ़ी बदनाम भी रहा है। गुजरात में हमने देखा वणझारा वगैरह जो थे, तरुण बारोट, वणझारा वगैरह, किस तरीके का उनका इतिहास रहा है। गुजरात में पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। संजीव भट्ट आज कहाँ हैं? ये तमाम चीज़ें गुजरात के आईपीएस अधिकारियों को लेकर पूरे देश ने देखी है। तो उम्मीद तो नहीं लगती है। सिर्फ एक उम्मीद ये कि भई हाँ, कानून है इसलिए हम उम्मीद रख सकते हैं। अब गोधरा के अंदर 1 साल पहले इसी तरीके से एक लड़का था कोई, उसका नाम था कासिम हयात। कुछ हिंदू संगठन के गुंडों ने उसकी पिटाई की और कहा भाई तू गौ मांस लेकर जा रहा था, इसलिए उसकी पिटाई कर दी। ये आरोप था उसके ऊपर। सिद्ध नहीं हुआ कुछ कोर्ट के अंदर। उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले गए। पुलिस के स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर उसको बहुत बुरे तरीके से मारा। मैं खुद कासिम हयात के घर वालों का, उसके भाई का मैंने इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि उसको इतना बुरे तरीके से मारा गया था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और दूसरे दिन, 2 दिन बाद पुलिस ने यह बता दिया कि कासिम हयात ने पुलिस स्टेशन के अंदर खुद को फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। हालांकि कोई प्रूफ अभी तक इसमें हो नहीं पाया। क्या मजिस्ट्रेट की कोई जांच हुई नहीं हुई, किसी को नहीं पता।
तो जो पुलिस की जो बर्बरता है और खासकर बीजेपी की सरकारों के अंदर जो चीजें हो रही है, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर पाए, क्योंकि देखिए पुलिस को भी वो अपने आका जो कहेंगे कि तो उनको अपनी ड्यूटी करनी है ना, उनको प्रमोशन हासिल करने हैं, उनको अपनी जॉब बचानी है। जिस तरीके से नेताओं को अपना बड़ा-बड़ा साम्राज्य बचाना है, बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं पाते इसकी वजह से। इसीलिए मुझे ये लगता है कि शायद जो पुलिस के अधिकारी और जो पुलिस के लोग हैं, उनके साथ में भी यही परेशानी है कि वो सरकार से बियॉन्ड जाकर नहीं करेंगे। जो वहां के विधायक ने बोल दिया, क्योंकि गुजरात में हमने कई जगहों पर ये देखा है काज़मी साहब कि कहीं पर भी कुछ क्लेश होता है लड़का-लड़की को लेकर या हिंदू-मुसलमान का कुछ, तो पुलिस स्टेशन के अंदर आरोपी से और फरियादी से पहले जाकर सबसे पहले वहां के हिंदू संगठन के लोग बैठ जाते हैं। बीजेपी के विधायक वहां पर बैठे होते हैं। तो आप सोचिए वो पुलिस वाले क्या करेंगे फिर? आपको लगता है कि कोई पुलिस का अधिकारी या पुलिस का नॉर्मल छोटा-सा इंस्पेक्टर क्या विधायक के सामने जाकर कुछ काम कर पाएगा? जबकि सत्ता उस विधायक की है यहाँ पर। तो हम्म। कहीं न कहीं हो सकता है पुलिस पर भी प्रेशर हो। दूसरी एक बात बहुत ही नोट करने वाली बात ये है काज़मी साहब, गुजरात के अंदर जितनी पुलिस के अंदर जो नई भर्तियाँ जो हुई है, जो नए लोगों को शामिल किया गया है, ज़्यादातर वो युवा लोग हैं, 25 साल के, 26-28 साल के लोग हैं। उन्होंने हमेशा गुजरात में मोदी का गुजरात देखा है। हम्म। जो 27 साल पहले जो गांधी का गुजरात था, जहां पर एक दूसरे का भाईचारा था, एक ही बिल्डिंग के अंदर हिंदू मुसलमान रहा करते थे, वो उन लोगों ने नहीं देखा। वो 2002 के बाद पैदा हुए या 2002 के वक्त जब वो पैदा हुए तब उनका जो 2-4 साल के थे, उनमें ज्यादा समझ नहीं थी। आज वो 26-27 साल के जो हुए, तो वो ये मोदी रिजिम के अंदर ही उन्होंने सब कुछ गुजरात को देखा है। नफरत की राजनीति देखी है, मुसलमानों से किस तरीके से नफरत करनी, सिर्फ यही चीज उनको सिखाई गई है, दिखाई गई है। अब जब ऐसा कोई व्यक्ति जाकर पुलिस में महकमे में शामिल होगा, तो वो किस तरीके की कार्रवाई करेगा, वो हमको नजर आ रहा है। किस तरीके से पिटाइयाँ हो रही है जो चीज़ भई आरोपी जो होता है, किसी पर आरोप है अगर, जो गुनहगार भी अगर कोई है, तो आप उसको हिंदू-मुसलमान के चश्मे से क्यों देखते हैं आप? आप आरोपी को आरोपी की निगाह से देखिए ना आप। लेकिन ये दिखाने का एक चलन दिया किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और दूसरा जो मेरा हिंदू युवा है, उसको ये डराया जाए कि देखिए मुसलमान इतने खतरनाक होते हैं देखिए। आपको मोदी को आप वोट देंगे, हमारी सरकार होगी, तभी हम इनको सीधा कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लॉट जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल, इसे एक तरह से साइकोलॉजिकल वार कहा जाए, साइकोलॉजिकल टकराव कहा जाए। देखिए, इस तरह से अब से पहले भी हम लोग पुलिस के जरिए थानों में पिटाई और उस किस्म के वाकयात सुनते रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक के सामने करना, वीडियो बनवाना, वीडियो वायरल कराना, इससे इससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो एक खास मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे मुल्क को। अब इसमें अच्छा, दूसरा एक पहलू भी है। क्या ऐसे हालात में कोई मुसलमान लड़का पथराव कर सकता है जबकि ऐसे वाकयात सब तरफ हों? क्या वाकई बिल्कुल। क्या क्या वाकई कोई हिम्मत कर सकता है जिसे मालूम है कि भीड़ इकट्ठी होगी और उसे मार सकती है? ये दोनों चीजें बहुत ही नफसियाती किस्म की हैं। उसे आप किस तरह से देखते बिल्कुल, देखिए काज़मी साहब, गुजरात में माहौल जो है, मैंने जो बताया कि 2002 के बाद से जो माहौल है ना, कोई मुसलमान नहीं सोचेगा कि मैं अपने हाथ में पत्थर लेकर जाऊँ और पत्थर मारूँ। कुछ शरपसंद अनासिर अगर इस तरह की हरकत करते भी हैं, मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई कर रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि पुलिस ने तो उनकी पिटाई कर दी, लेकिन क्या वो उन्होंने पथराव किया था, नहीं किया था, क्या कोई सबूत है या नहीं है? नहीं? अब हमने कोई खड़ा हमने हुआ है हम कई। हमने हमने दिल्ली में जहांगीरपुरी में आरएसएस के लोगों को ही टोपी ओढ़ करके पथराव करते हुए देखा है वीडियो का। ऐसा वहां भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात याद है, अभी 2 दिन पहले गुजरात में जो गरबा का जो चलन चलता है, 9 दिन का नवरात्रि में जो डांडिया खेलते हैं, उसे गुजराती में गरबा भी कहा जाता है, डांडिया और गरबा। तो जो ये गरबे का जो प्रोग्राम होता है काज़मी साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है कुछ दिनों से। उसमें आप इनकी घटिया सोच देखिए आप कि हिंदू लड़कियों को, एक नहीं 3-4 हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाया और बुर्का पहनाकर वो हिंदू लड़के उसके साथ में डांडिया खेल रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये मुसलमान लड़कियां हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो हिंदू लड़कियां थी। तो ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक जो मेंटालिटी इस तरह की बनाई जा रही है, पुलिस खुद इस तरह की वीडियो को वायरल कर रही है। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए, बीजेपी के गुजरात के जो अध्यक्ष हैं सी आर पाटिल, वो एक रैली के अंदर थे कल
यहाँ पर बेट द्वारका द्वारका जो है वहां पर कुछ 200 साल 300 साल पुराने मजारों को शहीद किया गया, तोड़ा गया। कुछ हम्म, मुसलमानों के मकान ये बोलकर तोड़ दिए गए कि भाई इनका पीएफआई से कनेक्शन रहा है या ड्रग से कुछ कनेक्शन रहा है। अब ये काम तो कानूनी काम होते हैं, कानून अपना काम करेगा तमाम चीजें। लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष एक रैली में खड़ा होकर ये कहता है कि भाई बेट द्वारका शिव की नगरी है, वहां पर तो मजार तो चल नहीं सकते, वहां ड्रग्स चल नहीं सकता, तो ऐसों के लिए तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। उसके बाद युवाओं को रैली में वो संबोधन करके कहते हैं कि देखिए ये जो हमने काम किया है इसका जवाब आप सोशल मीडिया में दीजिए, आप हमारी तारीफ करिए सोशल मीडिया में। ये रैली के अंदर बीजेपी चीफ कह रहा है गुजरात का। तो इससे ही हम्म, साफ पता चलता है ना कि आप मेरे हिंदू युवाओं के जनमानस पर कैसे नफरत के जरिए आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आप माहौल को हिंदू युवाओं को आगे कर आप हिंदू युवाओं के जरिए माहौल को खराब कर अपना वोट पकाना चाह रहे हैं आप, और कुछ नहीं चाह रहे हैं आप। तो ये सही बात है कि मुसलमान इतना डरा हुआ है कि ऐसे माहौल में मुसलमान पागल तो है नहीं कि पत्थर उठा के मारने लग जाएगा किसी को भी। हम्म। तो ये तो आपने बहुत सही सवाल उठाया। इसीलिए 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 जांच होना बहुत जरूरी है। जांच हो पाएगी बिल्कुल। नहीं हो पाएगी, ये एक अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अब मैं जो आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि आप एक लंबे अरसे से वहां बीजेपी की हुकूमत देख रहे हैं, मुसलमानों के हालात भी देख रहे हैं। आपने एक बार बताया था कि मुसलमान नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, इस किस्म की मुसलमानों के सामने और क्या क्या मुश्किलात रही हैं इस दौरान बीजेपी की सरकार में गुजरात में। देखिए, सबसे पहला तो जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्टी का जो मामला है वो बड़ा गंभीर मुद्दा है काज़मी साहब। अभी तो एक नया चलन शुरू हुआ है कि अहमदाबाद में पहले भी बता चुका हूं कि अहमदाबाद के दायरे से बाहर मुसलमान को जाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि हेरिटेज सिटी बना दिया है। आप ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अब नया चलन ये शुरू किया है कि अहमदाबाद के जो पैसे वाले जो मुसलमान थे, उन्होंने अहमदाबाद के एतराफ के गांवों में जहां बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी थी, 5-5 बीघा 10-10 बीघा अपनी जो जमीनें खरीदी, सरकार ने उसको रातों रात ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया। आप सोचिए, इसी से पता चलता है कि वो मुसलमान वहां पर 5 बीघा बीघा की जमीन के अंदर फ्लैट बना बनाकर मुसलमानों को न दे दे, बेच न दे। वोट जो है वोट, क्योंकि आप सोचिए कोई इलाका है, शाहीन बाग आप मानिए, शाहीन बाग के आप थोड़ा सरिता विहार की तरफ आप जाइए, वहां का जो हिंदू वोट है, वहां का जो कॉर्नर का मुसलमान का जो वोट है, उस 5,000 वोट को अगर आप वहां से हटा देंगे तो ओखला की सीट का क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। यही गुजरात के अंदर भी किया जाता है कि पॉकेट को लेकर जो है वो राजनीति आरएसएस करती है, बीजेपी नहीं, आरएसएस करती है राजनीति। कि मुसलमान को किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई सीट है, दरियापुर विधानसभा की सीट आप मानिए, यहाँ का कांग्रेस का विधायक मान लीजिए 1500 वोट से जीत जाता है, तो इस 1500 वोट को कैसे हेरफेर कर देना। झोपड़पट्टी को यहां से हटा दीजिए भाई विकास के नाम पर, वो मुसलमानों की झोपड़पट्टी 2000 की, सीधा वो वोट हट गया कांग्रेस का यहां से। अब वो वोट जाएगा कहां, वो जो झोपड़पट्टी वाले जाकर कहां बसेंगे, किसी मुसलमान इलाके में न बस जाएं। इसीलिए उनको ऐसे हिंदू इलाके में जाकर बसा दो जहां पर बीजेपी का जीत का मार्जिन 50,000 वोट का है, 40,000 वोट का है, तो ये 5,000 मुसलमान का वोट तो बिल्कुल बेकार हो गया। इसी तरीके से जो मुसलमानों ने जो जमीनें खरीदी थी, वहां पर अचानक 5,000 वोट मुसलमानों का बढ़ न जाए, वहां कंस्ट्रक्शन होकर मुसलमान रहने ना आ जाए, इसलिए उस इलाके को पूरा ग्रीन जोन में डाल दिया ताकि वहां वो मुसलमान का पैसा भी फंस गया, वो डेवलपमेंट के नाम पर कुछ कर भी नहीं सकता। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई, पुराने जमाने में जो हिंदू मेरे भाई किसान थे, उन्होंने अपनी जमीनों को बेच दिया, कुछ मुसलमानों ने वो जमीनों को खरीद लिया। अब कुछ इस तरह की खबरें आ रही है, इसमें सच्चाई क्या है अब जांच का विषय बनता ही है कि कुछ लोग वो लोग किस लॉबी के लोग होते हैं, कौन से बिल्डर होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात के लोग जानते हैं कि कौन सी लॉबी का बिल्डर ज्यादा चल रहा है आजकल गुजरात में। कुछ लोग जाते हैं उस किसान को कहते हैं कि भाई देख तूने तेरी जमीन तो बेच दी, एक काम कर हम तुझे 5 लाख रुपए 50 लाख रुपए देते हैं, तू अपनी जमीन का हमको एक ऑर्डर सिर्फ अथॉरिटी हमको लिख कर दे दे, उसके बाद हम आगे देख लेंगे। अब वो जो किसान होता है वो सोचता है मैंने अपनी जमीन 30 लाख में तो बेच दी है, अब मुझे सिर्फ अथॉरिटी देने का मुझे एक और वापस से 20 से 25 लाख रुपए मिल रहा है, तो लाइए मैं एक पावर ऑफ अटर्नी लिख कर दे देता हूं इन्हें भी। अब वो पावर ऑफ अटर्नी वो हिंदू किसान से लिखवाते हैं, उसके बाद जमीन खरीदने वाले मुसलमान के खिलाफ केस दाखिल करते हैं। ये तमाम चीजें करने से पहले कुछ कानून लाए गए, लैंड ग्रैबिंग एक्ट लाया गया, गुंडा कानून गुजरात में लाया गया पिछले 2 सालों के अंदर। उसके बाद जो जो मुसलमानों ने जमीनें खरीदी थी, उन मुसलमानों पर लैंड ग्रैबिंग एक्ट का कानून लगाया गया,
जिसमें सीधे 7 साल की सजा हो रही है मुसलमानों को। ये जमीनों का जो मामला मैंने बताया। दूसरा, जो मुस्लिम युवा कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्हें कैंटीन के अंदर मारा जाता है, लेकिन वो मुसलमान डर कर आवाज नहीं उठा सकता, सिर्फ इसलिए वो मुसलमान लड़के का बाप उसे कहता है, बेटा तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तो पढ़ नहीं पाएगा, तुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ ये सोचकर वो मुस्लिम नौजवान मार खाकर खामोश हो जाता है। ये माहौल है गुजरात का, ये लोग नहीं दिखाते हैं। तो ये भय का माहौल है, ऐसे में कहां से मुसलमान पत्थर उठा के निकल जाएगा भाई। तो ये जो चीजें मुसलमानों को काफी इसका सामना करना पड़ रहा है। आज मैं अपना खुद का एक बात बताता हूं। मैं एक चैनल में डिबेट के लिए कहीं जा रहा था, तो मैंने देखा कुछ एक औरत थी और एक उनके साथ में उनके हस्बैंड होंगे या भाई होंगे या जो भी, वो ऐसे गाड़ी को, ऐसे बाइक को ऐसे खींच के ले जा रहे थे। तो मुझे लगा पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया होगा। तो मैंने अपनी बाइक मैंने मोड़ी और मैं वापस गया उनके पास। मैंने कहा पेट्रोल खत्म हो गया, बैठ जाइए, मैं अपने पैर से ऐसे धक्का देता हूँ आपकी बाइक को। मैंने हिंदी में बात की। उसने मुंह फुला लिया, अपना काम कर तू, उसने मुझे गुजराती में कहा। तो ये यहाँ की बात है। आप गुजराती में किसी से बात करेंगे तो वो आपको अच्छे से बात करके जवाब देगा, लेकिन जब आप हिंदी में बात करते हैं उसको लगता है कि आप मुसलमान हैं। तो ये नफरतें जहर में 27 साल में ये गुजरात का विकास है, जो लोगों के जहन में नफरत भरकर ये विकास किया गया है। और इसी विकास की खेती से नरेंद्र मोदी जो है 2022 का चुनाव भी जीतना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम चीजें नोट पर जो है वो हमेशा नोट पर मुसलमानों को रखा जाता है। बेट द्वारका में भी जो हुआ कि भाई ड्रग्स का काम कर रहे हैं, इस वजह से उनके मकान तोड़ दिए गए। तो भाई जाइए ना, ड्रग्स आया कहां से इतना बड़ा? अदानी के पोर्ट से आया था ना। जाइए अदानी के पोर्ट पर बुलडोजर फिराइए। आप में हिम्मत नहीं, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वोट जो लेना है वो अब्दुल को गाली देकर लेना है आपको वोट। गुजरात में कई ऐसे इलाके हैं, हिंदू इलाके हैं, छारा नगर है अहमदाबाद के अंदर, वहां शराब बनाई जाती है छारा नगर के अंदर। सारे के सारे हिंदू भाई वहां पर काम करते हैं, वहां पर आपका बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? कि बात यही ना कि आपको ये दिखाने की कोशिश आप कर रहे हैं, मुसलमानों को आपको इस तरीके से पोर्ट्रेट आप कर रहे हैं कि मुसलमान यानी कि सबसे बड़ा गुंडा, मुसलमान यानी सबसे ज्यादा घटिया काम करने वाला। ये कोशिश आप कर रहे हैं लोगों को दिखाने की। और इसी का नतीजा जो है वो ये जो पुलिस वाले भी जो कर रहे हैं डंडाबाजी और सब, ये उसी का नतीजा है सारा। अच्छा, ये जो खास तौर पे आपने मकान बनाने की और जमीन वाले मामलात जो आपने बताए कि मुसलमानों ने जमीन ली शहर से बाहर, तो उसको ग्रीन जोन बता दिया गया, या वो झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया जाता है विकास के नाम पर, वोटें कहीं और एक तरह से कर दी जाती हैं। मैं चूंकि कुछ इंटरनेशनल कुछ चीजें मैं देखता हूं, तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि क्या ये बिल्कुल इजराइल फिलिस्तीन जैसे तजर्बे किए जा रहे हैं। अभी मैंने पिछले हफ्ते, एक साहब हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, शमसुल इस्लाम साहब, उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से आरएसएस और जायनिस्ट लॉबी मिलकर के काम करती है, और वो दुनिया में कहां कहां काम कर रही है, और नजरियाती तौर पर वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो वो सिमिलरिटी, बहुत बहुत सी सिमिलरिटी है दोनों के काम करने में। तो आप क्या 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 एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और आम लोगों से? आखिर आने वाला वक्त और ज्यादा सख्त और परेशानियों वाला होने वाला है मुसलमानों के लिए, इससे कोई बचने का तरीका है? बिल्कुल काज़मी साहब, देखिए मुसलमानों के लिए मैं तो साफ कहता हूँ ये बात कि देखिए ये वो आज़माइश का वक़्त है। अभी जो मुसलमान परेशान हो रहे हैं ना कि हाँ, बहुत परेशान हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ़ 5% है अभी, आप सिर्फ़ 5% झेल रहे हैं। आपको 95% अभी झेलना बचा हुआ है, वो आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि अब कोई भी मुल्क जो होता है काज़मी साहब, जैसे आपने बताया इज़राइल वाली जो पॉलिसी है, ये सभी को पता है। पूरी दुनिया अब तो जानती है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इज़राइल से कितना ज़्यादा इनका याराना था। देश का कोई दूसरा इतना सीएम नहीं, मुख्यमंत्री नहीं जाता होगा इजराइल, जितने नरेंद्र मोदी जाकर आ गए थे इजराइल। बिल्कुल आरएसएस उसी के उस पर काम भी कर रही है, क्योंकि सभी को पता है कि आलम इस्लाम का दुश्मन कौन है। हिंदू तो नहीं है ना। कौन है दुश्मन? यहूदी है, ये सभी जानते हैं। इजराइल दुश्मन है, ये सभी जानते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस जो चीजें कर रहे हैं, कोई भी देश आगे तब बढ़ता है, कोई भी देश ताकतवर तब होता है काज़मी साहब, जब उसकी खुद की अपनी पॉलिसी होती है, जब उसका खुद का अपना एक नजरिया होता है। आप किसी और मुल्क की पॉलिसी को उठाकर अपनी गोद में बैठा रहे हैं, तो आपका मुल्क कहां से आगे बढ़ने वाला है? दूसरा, मुसलमानों को यह है कि सीधे तौर पर
हम सीधे ये तो कहते हैं कि भाई कानून के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, और हकीकत भी यही है। कानून के अलावा हमें कानून, हिंसा, ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक दावत का जरिया है। मैं साफ कहूंगा, कुछ लोग मेरा इस बात को एतराज भी करते हैं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे से बोल देते हैं। दावत ही एक वो जरिया है कि आप उन्हें बताइए। जैसे एक शबनम हाशमी, बहुत अच्छी एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर एक कार्यक्रम चलाया था। उसमें उन्होंने ये कहा था, क्योंकि जो नफरतें फैलाई जाती है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। मेरे गुजरात के अंदर काज़मी साहब ऐसे लड़के भी हैं, ऐसे नौजवान भी हैं, जो 12-15 किलोमीटर दूर रहते हैं हेरिटेज सिटी से। लेकिन 20 साल की उम्र हो गई, आज तक वो अहमदाबाद के, पुराने अहमदाबाद के हेरिटेज सिटी में नहीं आए हैं। वो कहते नहीं, हमको तो ये बचपन से सिखाया गया है कि हेरिटेज सिटी जो है वहां पर तो मुसलमान रहते हैं, वहां तो मार देंगे, काट देंगे। ये डराया गया लोगों को। तो शबनम हाशमी ने एक कार्यक्रम चलाया, जानो करीब से ऐसे कार्यक्रम चलाया, जिसमें हिंदू लड़के लड़कियों को मुसलमान इलाकों में लाया जाता है, घरों में ले जाया जाता है, मुलाकात करवाई जाती है। तो वो हिंदू लड़का लड़की बड़ा हैरानी से कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही है, हमारी तरह इनका रहन सहन सब कुछ है, कुछ भी तो गलत नहीं है, तो इतना प्यार करते हैं हमें। हमें तो आज तक ये दिखाया गया था कि ये तो नफरत करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत गन में रहने वाले लोग होते हैं। तो ये मुसलमानों को दिखाने की जरूरत है कि आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो राह दिखाई, हम सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत से लोगों का दिल जीत सकते हैं। हम अपने अच्छे अखलाक से लोगों का दिल जीत सकते हैं। मुसलमानों को यही काम करना चाहिए। एक और बात याद रखिए कि मुसलमान का गुजरात में क्या हालत है काजमी साहब, कोई पुलिस वाला मारेगा ना, वो उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे डर कर। हिंदू इलाके में कोई उनकी पिटाई कर देगा जय श्री राम का नारा बुलवाकर, वो एफआईआर नहीं करेंगे, वो डरेंगे। जबकि अपने पड़ोसी मुसलमान के साथ में बाइक रखने को लेकर अगर झगड़ा हो जाएगा पार्किंग को लेकर, वो 6 फुट लंबी तलवार निकालकर बाहर आ जाएगा, वो पुलिस स्टेशन में जाकर केस भी कर देगा, एफआईआर भी कर देगा। और उसके बाद वो एफआईआर को रफा दफा करने के लिए पुलिस वाले भ्रष्टाचार में 1-1 लाख रुपया लेते हैं फिर वो भ्रष्टाचार करने के लिए। तो जहां पर मुसलमान को कानूनी तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए, वहां वो लड़ाई लड़ नहीं रहा है। जहां अखलाक दिखाने चाहिए वहां पर मार खाकर आ रहा है, अखलाक दिखा नहीं रहा है, चुप रह रहा है। और पड़ोसी पे अखलाक दिखा, वहां पर आप पुलिस के केस कर रहे हो। तो अखलाक के अलावा, अच्छे अखलाक दिखाने के अलावा मुसलमानों के पास में दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। गुजरात के मुसलमानों के बारे में आपने एक बात बताई। एक 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 वाकया हुआ जिसमें यह पता चला कि गुजराती मुसलमान कुछ हैं जो कहते हैं हमारे मोदी जी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब ये कहते हैं तो उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आए। हमारे जानने वालों ने बताया कि हम मोदी जी से कहते हैं कि साहब हम आपके लिए कैंपेन करने के लिए तैयार हैं, तो मोदी जी कहते हैं नहीं नहीं, आप हमें गाली दो, वही हमारे लिए ठीक है। तो अब जो मुसलमान चापलूसी करते हैं बीजेपी की, या खामोश रहते हैं, या डर करके, या पार्टी को खुश करने के लिए, उन जो कारोबारी मिजाज के हैं, जिन्हें लगता जी है कि कारोबार ही, पैसा कमाना ही सब कुछ है, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, क्या उस मिजाज की वजह से मोदी जी गुजरात में कामयाब हो पाए? देखिए, मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कब, कहां, किस मुसलमान को यूज करना। इसकी बेहतरीन मिसाल है जफर सरेशवाला साहब। हम्म। जो मुसलमान व्यापारी ये सोचता है कि मैं मोदी के कंधे पर हाथ रखकर या मोदी का हाथ अपने कंधे पर रखवाकर फोटो खिंचवाकर मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा, तो एक बार जाकर जफर सरेस वाले के दिल को टटोल ले, जरा पता चल जाएगा। और जो मुसलमान ये सोचता है कि मैं मोदी के कंधे पे हाथ रखकर या अपना हाथ रखाकर फोटो खींच लूं और मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा बीजेपी का, तो वो मुख्तार अब्बास नकवी से अपने दिल को टटोल के पूछ ले। तो बस हम्म। यही मैं कहना चाहूंगा कि जो मुसलमान ये चापलूसी करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी ने जिंदगी भर चापलूसी की, क्या उनके हाथ में आया? शाहनवाज हुसैन ने जिंदगी भर चापलूसी की, क्या उनके हाथ में आया? जफर सरेसवाला ने क्या कुछ नहीं कहा मोदी के लिए? ये भी कहते हैं कि एक उलेमा को, एक आलिम को जितना पता होता है, उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी को पता है। अब जफर सरेसवाला साहब कहाँ हैं, क्या कारोबार है उनका, कितनी करीबी है मोदी से उनकी, ये हम सभी को पता है। तो जो मुसलमान अंधे बनकर दौड़ रहे हैं, ये सभी को पता है। बीजेपी गुजरात के अंदर, अगर आप मुल्क की बात करें काजमी साहब, कि इस मुल्क के अंदर जितना मुसलमान है, तो जो मुसलमान ये सोचता है कि मैं सियासी तौर पर आगे बढ़ जाऊं, ये तमाम चीजें आप देखिए, जो रेशियो जो मैंने बताया, जो मैं कह रहा हूं कि अगर रेशियो आप देखें, इस देश के अंदर हर 7वां व्यक्ति मुसलमान है, हर 7वां व्यक्ति मुसलमान है। तो ऐसे में मोहन भागवत, आप जब एक मुसलमान एक मस्जिद के मौलाना साहब मिलने जाते हैं, तो आप इतना बड़े बड़े बीजेपी वाले नारे देते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो भाई हर 7वां व्यक्ति अगर मुसलमान है,
तो आपके 320 सांसदों में से कम 70 तो मुसलमान होने चाहिए ना, क्यों नहीं है मुसलमान? बीजेपी का एजेंडा, मोदी का एजेंडा साफ है, मुसलमानों का इस्तेमाल करना, लेकिन मुसलमानों को ज्यादा स्पेस नहीं देना हमारे साथ में। यूज करो फेंक दो, यूज करो फेंक दो। तो जो लोग बड़ी अपनी पिंगे बढ़ाने, बगल गैया काफी होने की कोशिश कर रहे हैं मोदी से, तो वो लोग जफर सरेशाला को देख लें, शाहनवाज हुसैन को देख लें, मुख्तार अब्बास नकवी को देख लें, ऐसे बहुत मिसालें मिल जाएगी। तो ये मुसलमानों का क्या हाल होगा, पार्टी के अंदर इनका क्या हाल होता है, जब मीटिंग चल रही होती है, जब कुछ खास बात करनी होती है, तो ऐसे मुसलमान नेताओं को मुझे तो लगता है उठा के बाहर भगा दिया जाता होगा, उनके सामने कुछ बात भी नहीं की जाती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने गुजरात के हालात बताए। ये जो ताज़ा वाकया हुआ उसके बारे में बात हुई, खेड़ा वाला, और उसके अलावा जो कुछ मुसलमानों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, स्टूडेंट से लेकर के नौजवान, बच्चे, लड़के, लड़कियां, और प्रॉपर्टी के मामले में किस तरह से एक तरफ धकेला जा रहा है और किस तरह से अपने ही शहरों में, अपने ही गांवों में उनको बिल्कुल महदूद किया जा रहा है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। ये बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है। इसको गुजरात मॉडल कहा जा रहा है। पूरे देश के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि पूरा मुल्क किस तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।